तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एक बार मैं फिर से बिहार एसएससी की तरफ से अपडेट लेकर के आया हूँ। ये अपडेट जो है नया वैकेंसी को लेकर के है। तो जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं वो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और बिहार के जो बाहरी कैंडिडेट होंगे वो भी ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि वीडियो दोनों के लिए बेनिफिशियल होने जा रही है। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, बिहार सरकार बैक टू बैक वैकेंसी निकाल रही है, क्योंकि इलेक्शन भी समीप है और बहुत सारा कंडीशंस जो कि आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो अभी जो है फिलहाल में एक नया वैकेंसी आया है जो कि लाइब्रेरी अटेंडेंट का है। ठीक है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। माध्यम जो आपका रहेगा वो ऑनलाइन होगा, पेमेंट भी आपका ऑनलाइन होगा, है ना। और एग्जाम्स वगैरह का प्रोसेस का क्या कुछ इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में आप देखेंगे। अप्लाई कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। एप्लीकेशंस अप्लाई करने के लिए आपको क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, इन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या कुछ वैकेंसी है और इसका क्या कुछ सैलरी रहने जा रहा है। ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे देखने को मिलेगा एक एडवर्टीजमेंट, इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टीजमेंट नंबर अप्रैल 2025। पोस्ट है आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट, है ना। लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट है और इसके लिए एडवर्टीजमेंट का भी लिंक दिया हुआ है और डाउनलोड डीक्यू स्क्राइब फॉर्मेट, है ना। तो भी चीजें हैं आपको यहाँ पे दिया हुआ और ये जो है आपको 30 अप्रैल को ही आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आइए इसको हम देखते हैं। ये रहा आपके पास आवश्यक सूचना। ठीक है, सूचना में ये बात कहा गया है फर्स्ट पैराग्राफ में कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, है ना, आपको यहां पे उसके अंतर्गत जो है शोध संवर्ग के प्रयोगशाला सहायक के पद पर सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या अप्रैल 2025 आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने दिखाया है, वो प्रदर्शित किया हुआ है, ये बात नोटिस में। दूसरा आपको बताया गया है कि आवेदन जो होंगे आयोग के वेबसाइट पर 15 मई 2025 से 16 जून 2025 तक की अवधि में समर्पित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 15 मई 2025 से आपका ऑनलाइन स्टार्ट शुरू हो सकता है और 16 जून 2025 तक क्लोज हो सकता है। ठीक है, आवेदन करने हेतु परीक्षा शुल्क ऑनलाइन, यानी जो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो, इस आदि के माध्यम से आप कर सकते हैं और 14 जून 2025 तक आप जमा किया जा सकता है। तो ये पेमेंट की बात कही गई। परीक्षा शुल्क 2 बैंक यथा भारतीय स्टेट बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जाना है और परीक्षा शुल्क जमा करने के समय अभ्यर्थियों को उक्त दोनों बैंकों का नाम, मोड ऑफ पेमेंट तथा परीक्षा शुल्क की राशि प्रदर्शित होगी, है ना। यानी कि जब आप पेमेंट करेंगे तो उस वक्त सब चीजें लिखा हुआ रहेगा। बैंकों के द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए विभिन्न मोड उपलब्ध कराए गए हैं एवं किस कोड में अभ्यर्थियों को कितना भुगतान करना है यह भी प्रदर्शित रहेगा, है ना। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको वहां भी दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सुविधा अनुसार बैंक एवं मोड ऑफ पेमेंट का चयन करके परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि अप्लाई करने की बात यहां पे कही गई है। और ये जो लास्ट सेकंड पैरा है, आपको कहा गया है कि इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप पोता पोती हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको संलग्न करके ऑनलाइन भरने का आपको जो है बात कहा गया है। ठीक है, समय से पहले यानी समय से पूर्व कर ले, ये सब चीजें जो है आपको जो भी प्रमाण पत्र है आप बनवा भी लें, है ना। आपको पास अभी समय है, ये बात कहा गया है, क्योंकि अप्लाई जो होना है आपका 16 तारीख से अप्लाई होना है,
यहाँ पे बात कहा गया है कि 15 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, है ना, ऐसा संभवतः माना गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरने के दौरान अपने नाम, पिता का नाम, पता, लिंक, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगता, प्रमाण पत्र संख्या आदि की विवरण प्रविष्ट करते समय पूर्ण सतर्कता बरतेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर समर्पित करेंगे तो आपको बाद में अगर गलती पाया जाता है तो आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। ये बात यहां पे कहा गया है और बाद में कोई सुधार नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आइए एडवर्टीजमेंट की तरफ आपको हम ले चलते हैं। ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट, जिसके लिए एलिजिबिलिटी की अगर बात कही जाए, प्रयोगशाला सहायक पे लेवल आपका 4 रहेगा, और जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात कही जाए तो 10+2 साइंस से। ठीक है, जो भी कैंडिडेट 10+2 किए हुए हैं यानी कि इंटरमीडिएट पास यहां पे मांगा गया है। ठीक है, तो आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आगे बात करें, चलिए यहां पे देखिए आपको 143 रिक्तियां उपलब्ध कराई है, जिसकी कोटिवार जो है विवरण निम्नवत है। टोटल सीट की बात करें तो 143 है, जिसमें से देखिए आरक्षण वाइज जो है सीटें रिजर्व है, और जिसमें से 48 सीट की बात कही जाए तो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, उसमें पुरुष प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो 48 सीट है ये फिक्स है महिला के लिए, चाहे वो महिला किसी भी कैटेगरी के हों। ठीक है, तो यहां पे वो बात कहा गया है। और आगे की बात कही जाए, उम्र की सीमा, एज लिमिट की बात कही जाए तो आपको 1 अगस्त 2024 के आधार पर आपका उम्र की गणना किया जाएगा। ठीक है, और आप 18 वर्ष के होने चाहिए, न्यूनतम आयु की बात कही गई है 18 वर्ष। और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्न रूप से निर्धारित की जाएगी, जो इस तरीके से है। आपको 18 वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए, और देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए जो है 37 साल वही, और आपका पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन यानी कि लास्ट 40 इयर्स तक का, महिला के लिए 40 इयर्स, चाहे वो महिला किसी भी कैटेगरी के हों, है ना। और देख लीजिए यहाँ पे अनारक्षित महिला हो गया, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला के लिए 42 साल, और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है 10 साल का सीमा में छूट दिया जाएगा एज लिमिट में। ठीक है, और ये तो बात हुई। अब देखिए यहाँ पे एक क्या कुछ बात कहा गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, यानी कि कितने टाइम से आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, इस अवसर को समाप्त कर दिया गया। परंतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 22218 गजट नंबर है यहाँ पे, जिसमें 12 दिसंबर 2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित प्रावधान किया गया। तो जो भी सरकारी सेवक होंगे, चाहे वो संविदा पे हो, चाहे वो किसी भी मोड में हो, जो भी सरकारी सेवक होंगे उनको देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि के आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। ठीक है, 5 अवसर यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें से उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ की जाएगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों को यथार्थ उपेक्षा की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्ववत अनुमान्य होगी। आपको 5 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा, यानी कि आपको 37 3 40 तो 42 साल अगर आपका होगा एज, फिर भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। अगर आपने 5 बार अवसर नहीं प्राप्त किया है तो आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे वही बात कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 962 दिनांक
21 जनवरी 2021, 22 जनवरी 2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु में जो है 10 वर्ष का छूट दिया गया है, ये बात यहाँ पे कहा गया है। और जो भी एनसीसी में भर्ती किए गए पूर्वकालिक कैडेट या फिर अनुदेशकों को एनसीसी से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जाएगी, यानी जितने दिन उन्होंने कार्य किया, ठीक है, जितने दिनों तक उन्होंने एनसीसी में पूर्वकालिक सेवा की हो, और यदि परिणामी उम्र उक्त पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उनके संबंध में यह माना जाएगा कि वे उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा की शर्तें पूरी करते हैं, है ना। यानी कि अगर आप एनसीसी में हैं, अगर आपने जितना समय तक अगर आपने बिहार सरकार में आपने समय बिताया है ना, तो आपको उस हिसाब से जो है यहाँ पे उतना छूट दिया जाएगा। अब देखिए आगे का बात क्या कहा गया है, जो भी भूतपूर्व सैनिक है उसको 3 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा और 5 साल, है ना, तो उसको इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये चीज़ें देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट बात हम बताते हैं, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा, यानी कि अपना जाति जो है बिल्कुल क्लियर रूप से जो है आप लोग बताएंगे। और देखिए आपका परीक्षा किस तरीके से लिया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, है ना। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। और देखिए इसमें से क्या कहा गया है कि जैसा कि आपको पता है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है ना। अगर जरूरत पड़ी तो 1 से भी अधिक चरण में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। विभिन्न चरणों में प्रतियोगिता परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी, यानी कि वही नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई है ना। और प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी कि टोटल आपका एमसीक्यू रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों में 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि अगर आपको जो है जितना सीट है उसका जो है 5 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। और मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, राइट। तो ये रहा परीक्षा का विधि। और ये देखिए प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपको क्या कुछ पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान से 35 प्रश्न होंगे और विज्ञान से आपको 75 प्रश्न होंगे। वहीं आपको मात्रक योग्यता मानसिक यानी कि रीजनिंग से आपको 40 प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का जिक्र किया गया है वेटेज के रूप में सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस है कि सामान्य अध्ययन में क्या पूछे जाएंगे और समसामयिक विषय दिया गया है। भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। विज्ञान की बात कही जाए तो 10+2 के आधार पर आपका जो विज्ञान का क्वेश्चंस रहेगा वो रहेगा। और मात्रक योग्यता मानसिक क्षमता की बात कही जाए तो आपको जो है मात्रात्मक योग्यता हो गया, जिसमें संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होते हैं। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन से संबंधित प्रश्न होते हैं। दशमलव से प्रश्न होते हैं, है ना। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें अदृश्य वर्ड का जिक्र किया जाएगा। दृश्य स्मृति का उपयोग करते हुए जो है आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, है ना। तो उसी तरीके से जो है वहां पे रहेगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, अनारक्षित वर्ग के लिए जो है आपको 40%, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 36.5, यानी कि इस कैटेगरी के कैंडिडेट अगर इतना नंबर लाते हैं तब वो एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। इस कैटेगरी के अगर इतना नंबर लाते हैं तो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया। लेकिन रिजल्ट उन्हीं का होगा, रिजल्ट जो होगा 5 गुना ही रिजल्ट होगा जो अपने कट ऑफ को पार करेंगे। ये बात ध्यान रहे। क्वालिफाई कर लेने से अगर उतना बल्क में स्टूडेंट होंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब देखिए परीक्षा शुल्क की अगर बात कही जाए तो सामान्य वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 540 रुपये, वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए आपको 135 रुपये। वहीं अगर सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए जो है 135 रुपये, और सभी श्रेणी की महिलाओं चाहे वो SC ST के हो, चाहे OBC के हो, चाहे वो
जनरल कैटेगरी के हों उनको भी जो है 135 रुपये देने होंगे। तो महिलाओं को यहाँ पे पूरी तरीके से छूट दिया गया है फॉर्म भरने में भी और सीट रिजर्वेशन में भी, है ना। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो है 540 रुपये देने होंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क यानी प्रोसेसिंग चार्ज आपको कुछ सर्विस टैक्स के रूप में जो है अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा, जो आप वहां पे पेमेंट करेंगे तो उस वक्त कट जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर बात कही जाए तो आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात परीक्षा शुल्क आपको भरना होगा और जैसे ही आप परीक्षा शुल्क भर देंगे आप फर्दर आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। आप अपना डिटेल प्रोफाइल इंफॉर्मेशन भरते हुए डॉक्यूमेंट वगैरह सब सबमिट करते हुए फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, है ना। तो जैसे ही 15 तारीख होगा आपका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। लिंक जैसे ही एक्टिव होगा हम एक फिर वीडियो लेकर के आएंगे और आप सभी को जो है जरूर सूचना देंगे। फिलहाल आप लोग ये सब चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो मैंने जिक्र किया है वो सब चीज़ें अवेलेबल करवा लें, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट एकदम इंश्योर करा लें, ठीक है। और अगर एनसीएल है तो एनसीएल भी बनवा ले और सारा चीज अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस चीजों को जो है यहाँ पे कहा गया है और ये भी लेटर आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग खुद से भी पढ़ करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो जो भी आपका अस्थायी प्रमाण पत्र होगा वही लगाइएगा, इधर उधर का नहीं। और देखिए एक महिलाओं के लिए क्या कुछ कहा गया है। महिलाएं प्लीज इस चीजों को ध्यान दें क्योंकि उनके लिए तो आरक्षण तो है ही, वो बिल्कुल भाग लेंगे, हमें भी पता है। लेकिन आपका देखिए आरक्षण उस महिलाओं कैटेगरी में भी आरक्षण मिलेगा। तो उसमें कैसे आपको आरक्षण मिलेगा कि अगर आपको आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एनसीएल उनके पिता के नाम यानी कि आपका जो मायके है पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, है ना। तो पिता का नाम एवं पता से जो है आपका जाति और क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। आपके पति के नाम से होगा तो आपका इनवैलिड हो जाएगा, आपके बाबूजी के नाम से होना चाहिए, है ना। यानी कि आपके मायके के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, है ना। तो महिलाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, इस चीजों को समझ लेना है। अब देखिए आगे का आपका एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, है ना। तो आप लोग भरेंगे तो प्लीज इस चीजों को ध्यान देना है और बाद में जो है आप कहिए कि नहीं हम इस कैटेगरी में नहीं थे, हम इस कैटेगरी में थे, है ना, तो आपको अनुमान्य नहीं होगा, है ना। और आपको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा। अगर आप आरक्षण में भी आते हैं तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो निर्धारित अवधि के बाद उसको रिन्यूअल करवा लीजिए, नहीं तो आपको वो मान्य नहीं होगा। ये बात यहाँ पे कहा गया है। और प्रशासनिक विभाग में जो भी है जिनके स्वतंत्रता सेनानी जो वाले जो कैटेगरी में आते हैं वो भी अपना जो है सर्टिफिकेट निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए, आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। और प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र यानी कि आय सर्टिफिकेट और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पति के साथ के रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होगा। यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र कहां से बनाना है, आपके ससुराल यानी कि आपके जहां पति रहते हैं, आप जहां हैं वहां से आपको जो है निवास प्रमाण पत्र बनेगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपके मायके से बनेगा। इस चीजों को यहां पे ध्यान देना है और ये एक ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पे अगर आप आय प्रमाण पत्र की अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले आपको जो है ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो कि अंचल से निर्गत होगा। परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के आधार पर विवाहित महिला का अपने पिता के
निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। अब देखिए एक और खेला यहां पे देखा जाएगा कि आपको वो तो करना ही है, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र है ना, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास है ना, आपका पति का अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, अस्थायी निवास अंचल से वहीं से निर्गत होगा, लेकिन इस विवाहित महिला का अपने पति के निवास के आधार पर, विवाहित महिला का अपने पिता के है ना, पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। और आपको पता ही है इनकम सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होता है ना। तो आपको ये चीज़ें करवा लेना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है और कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, निवास प्रमाण पत्र बना लेना है, एनसीएल है तो एनसीएल बनवा लेना है। इस सब चीज़ों को ध्यान देना है कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए आपको अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन करते समय दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ना, आपको प्रमाण पत्र हो गया, शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक प्रमाण पत्र हो गया यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट, इंटर का भी पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो उसका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगेगा, अगर आप क्रीमी लेयर हैं तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना है ना। जो भी चीजें हैं आपको यहाँ पे बताया गया है। और निवास प्रमाण पत्र लगेगा जो कि आपका अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो बिहार राज्य का होना चाहिए अगर आप बिहार का दावा ठोकते हैं तो, ठीक है। अगर आप दावा करते हैं कि हम बिहार राज्य के निवासी हैं, हमको रिजर्वेशन चाहिए, तो आपको बिहार का देना पड़ेगा। और साथ साथ आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट है सब चीज़ें अपलोड करके और आपको विधिवत जो है अप्लाई कर देना है, पेमेंट वगैरह सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, लिंक एक्टिव करते ही आपको ये सब चीज़ें बता दिया जाएगा। और जाते जाते एक लास्ट पॉइंट फिर से समझ लीजिए कि आवेदन करने का जो आरंभिक तिथि है 15 मई 2025 और आपको 16 जून 2025 लास्ट डेट रहने जा रहा है। और ये डॉक्यूमेंट आपका लगेगा जिसमें मैट्रिक, इंटर का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, मैट्रिक का भी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अस्थायी या फिर आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनसीएल है तो एनसीएल, स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है ना। उसके बाद अधिकतम उम्र की सेवा के में अगर आप छूट चाहते हैं तो उसके लिए जो है सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन भरते समय विस्तृत आवश्यक निर्देश बिहार सरकार का जो अपना वेबसाइट है biharssc.bis.gov.in पर उपलब्ध है। इन निर्देशों का अक्षरांश अनुपालन नहीं करने पर ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि को किसी भी त्रुटि के लिए जो है जिम्मेवार नहीं होगा। विभाग कह रही है कि अगर आप इतना मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, अगर आप ठीक से पढ़ करके नहीं अपलोड करेंगे तो उसके बाद हम जिम्मेवार नहीं हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन पहले से पता हो, जिसके लिए मैंने पूरा जिक्र किया। और कहीं से भी अगर कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आया तो जरूर पूछना है कमेंट के माध्यम से। और फिलहाल ये एप्लीकेशन जो है आपका 15 तारीख से लाइव हो जाएगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उससे पहले ये विस्तृत जानकारी आप सभी को पहुंचाना हमारा काम था। और फिलहाल हम चलते हैं और इंतजार रहेगा अप्लाई डेट का। और अब जैसे ही अप्लाई एप्लीकेशन स्टार्ट होगा हम फिर वीडियो लेकर के आएंगे आप सभी के समक्ष और हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।